हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पीसी पैकेज के बारे में। तो दोस्तों, ये जो पेपर है ये आपके डीसीए फर्स्ट सेम में है और इसके यूनिट नंबर 1 को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले वाले पार्ट को मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसके पार्ट नंबर 2 को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ एसेसरीज़ क्या होती हैं, किस तरह से हम लोग कंट्रोल पैनल को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम सिस्टम को फास्ट करते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है, डिस्क क्लीनअप क्या होता है और हम अपने पीसी को किस तरीके से वायरस से सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं विंडोज़ एसेसरीज़ के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ विंडोज़ एसेसरीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, विंडोज़ एसेसरी एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ टूल्स है जो कि विंडोज़ के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है। मतलब जब भी आप विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, ये ग्रुप ऑफ टूल्स आपको पहले से ही सिस्टम पे मिलेंगे। और दोस्तों, ये ऐसे टूल्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि इसमें कैलकुलेटर होता है जिससे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, नोटपैड होता है इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, पेंट होता है इससे आप नॉर्मल पेंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, कैरेक्टर मैप होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल होता है। इस तरह से बहुत सारी एसेसरीज विंडोज़ के साथ आती हैं। तो दोस्तों, ये विंडोज़ एसेसरीज जो है आपके कंप्यूटर ऑपरेशंस को इजी और इफ़िशिएंट बनाती हैं और आपकी बहुत हेल्प करती हैं विभिन्न टास्क को परफॉर्म करने में। तो दोस्तों, ये था मेरा विंडोज़ एसेसरीज़ का सेशन। अब चलिए मैं इसको एक एक एसेसरीज़ को थोड़ा डीप में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आता है वो बारी आती है कैलकुलेटर की। तो दोस्तों, एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेटर होता है। इसको आप विंडो एसेसरीज़ में जाके भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो रन पे आकर CALC लिख कर भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको ओपन करके बताता हूँ। मैं यहाँ रन पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे CALC लिख के इंटर मारा तो आपका यहाँ कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। अब दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, इसमें आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और इसके लिए आप नम की का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक वर्जन खोलना है या ग्राफिकल वर्जन खोलना है या प्रोग्रामर कैलकुलेटर खोलना है, डेट की कैलकुलेशंस करनी है तो भी आप इसमें आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम, मतलब ये आपका कन्वर्टर भी है प्लस कैलकुलेटर भी है। और ये कैलकुलेटर 5 मोड्स में आता है: साइंटिफिक मोड, ग्राफिकल मोड, प्रोग्रामिंग मोड, डेट कैलकुलेशंस। अगर आपको साइंटिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो आप साइंटिफिक पे क्लिक करिए, आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक बन जाएगा। अगर आपको ग्राफिक में कुछ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका ग्राफिक कैलकुलेटर बन जाएगा। इसके अलावा आपको प्रोग्रामर कैलकुलेटर बनाना है तो प्रोग्रामर कैलकुलेटर कर दीजिए, प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर बन जाएगा। इसके अलावा आपको डेट कैलकुलेशंस करना है तो आप डेट कैलकुलेशंस कर दीजिए, डेट कैलकुलेशंस कर देगा ये। इस तरह से अगर कुछ कन्वर्ट करना है, आपकी करेंसी कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम कन्वर्ट करना है, लेंथ कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्टर यहीं से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है और ये डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, ये थी पहली एसेसरी विंडोज़ एसेसरीज़ की। अब दोस्तों, मैं आता हूँ सेकंड के ऊपर। दोस्तों, सेकंड जो एसेसरी है वो है नोटपैड। तो दोस्तों, नोटपैड के लिए आपको रन पे आना है और यहाँ पे आके आपको नोटपैड टाइप करना है। नोटपैड आप सिंपल सा आपका एक एडिटिंग टूल है। इसमें आप जनरल डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो। नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट एडिटर है। तो दोस्तों, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, मुझे उम्मीद है आपको ये सब पता ही होगा। तो चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ, आता हूँ MS पेंट के ऊपर। दोस्तों, MS पेंट चालू करने के लिए आपको रन पे आना है और लिखना है यहाँ पे MS पेंट। तो दोस्तों, ये आपका एक सिंपल पेंटिंग टूल है विंडोज़ के अंदर। एक छोटा सा पेंटिंग टूल है जिसमें आप अपने इमेजिनेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी आपने किया होगा। और इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेक्शन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा। उस सेक्शन में इसकी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है जिससे आप MS पेंट को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा पेंटिंग टूल था जहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स इसमें अवेलेबल हैं। इसको डिटेल्स में अपन बाद में देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं।
अब दोस्तों मैं आता हूँ कैरेक्टर मैप के ऊपर। तो दोस्तों कैरेक्टर मैप एक्चुअली एक ऐसा टूल है, डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप कॉपी कर सकते हैं जो कैरेक्टर्स आपके कीबोर्ड पे नहीं है। तो कैरेक्टर मैप ओपन करने के लिए आपको रन पे आना है और कैरेक्टर मैप टाइप करना है। कैरेक्टर मैप करके आप यहाँ पे आ जाइएगा और ओपन कर लीजिएगा कैरेक्टर मैप को। जब आप कैरेक्टर मैप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे और किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए, कॉपी करने के लिए, लिखने के लिए आपको यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और कॉपी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कॉपीराइट का साइन चाहिए, तो मैं कॉपीराइट के साइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। कॉपी कर लिया, अब मैं चाहूँ तो नोटपैड पे आके पेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरा यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पर ले सकता हूँ। इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी फ़ॉन्ट के स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पे ले सकते हो। बहुत सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, देखिए यहाँ पे नीचे बहुत सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। वही सब वो कैरेक्टर्स है जो आपके कीबोर्ड पर नहीं है। तो इसमें से आप किसी भी कैरेक्टर्स को लेके उसको कॉपी या सिलेक्ट करके, कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका कैरेक्टर मैप का डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों जो अगली एसेसरी है वो है वर्डपैड। अब अभी दोस्तों मैंने आपको नोटपैड बताया, तो नोटपैड एक बहुत बेसिक सा एडिटर है। वर्डपैड इससे एडवांस एडिटर है। तो चलिए वर्डपैड को खोलने के लिए आपको रन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे वर्डपैड टाइप करना पड़ेगा। वर्डपैड टाइप करके आप जब भी इंटर मारेंगे तो आपका वर्डपैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये बहुत कुछ वर्ड जैसी है, पर इसमें वर्ड जैसे ऑप्शंस नहीं है। इसमें आप सिंपल अपने काम कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकाल सकते हो, अपने पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, डेट टाइम को इंसर्ट कर सकते हो। और ये जैसे अगर आप वर्ड को इंस्टॉल नहीं भी करते हो तो भी आपका मैक्सिमम काम जो टाइपिंग वगैरह का है वो इससे हो जाएगा। तो दोस्तों वर्डपैड को अगर आपको समझना है तो मेरी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप इसको पूरा समझ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरी है और ये आपके लाइफ को एफिशिएंट बनाती है, इजी बनाती है, विंडोज़ पे वर्किंग करना आसान बनाती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगली जो एसेसरी है वो है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो दोस्तों विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ऑन करने के लिए आप रन पे आएंगे और WMP टाइप करेंगे। WMP टाइप करके जब आप इंटर मारेंगे तो आपके सामने विंडोज़ मीडिया प्लेयर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा विंडोज़ का मीडिया प्लेयर है जो डिफरेंट फॉर्मेट्स की फाइल्स को प्ले करता है। कोई भी मीडिया फाइल हो वो उसको प्ले कर देगा, चाहे वो म्यूज़िक की फाइल हो, चाहे वो वीडियोज़ की फाइल हो, चाहे वो पिक्चर फाइल हो, चाहे वो रिकॉर्डेड TV हो या अदर मीडियाज़ हो। किसी भी तरह की मीडिया फाइल है, अगर आप उसको प्ले करना चाहते हैं तो हम विंडोज़ मीडिया प्लेयर का यूज़ करेंगे। और ये टूल बहुत ही यूज़फुल है डिफरेंट मीडियाज़ को प्ले करने के लिए। तो दोस्तों ये था आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर। चलिए अब चलते हैं अगली एसेसरी के ऊपर। अब दोस्तों जो अगली एसेसरी है वो है मैथ इनपुट टूल। तो दोस्तों ये जो मैथ इनपुट टूल है ये एक टूल है जिसमें आप अपने इक्वेशंस को लिख सकते हैं, अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा पर प्रॉब्लम्स को वहाँ पे टाइप कर देगा। जैसे क्या है, अगर आपको इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आपको वर्ड में काफ़ी टाइम लगेगा, आपको सिंबल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसकी बजाय आप मैथ्स इनपुट टूल पे जाके अपनी इक्वेशंस को टाइप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैथ्स इनपुट टूल को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू पे आना है, रन पे आना है और MIP लिखना है। MIP से आपका मैथ्स इनपुट पैनल खुल जाएगा। जब आप इंटर मारेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मैथ्स इनपुट पैनल खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको अपनी मैथ्स लिखना है। जैसे मुझे लिखना है 1/2, तो दोस्तों यहाँ पे आसानी से मैं 1 लिखूंगा, इसको क्लियर कर दूंगा और यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्चुअली उसने Y2 लिया क्योंकि यहाँ पे मेरी राइटिंग सही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे राइटिंग पेन अवेलेबल हो तो आप आसानी से इस पैड पे लिख के अपनी मैथ्स की इक्वेशंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका मैथ्स को इनपुट करने के लिए। तो दोस्तों ये मैं लगभग जितनी एक्सेसरीज आपके सिलेबस में थी वो सभी को डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक है वो है लैंग्वेज सेटिंग, कि किस तरह से आप लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस को अपने कंप्यूटर पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज सेटिंग्स को चेंज करने के लिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ किस तरह से लैंग्वेजेस चेंज होती हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रन के ऊपर और रन के ऊपर से आपको टाइप करना पड़ेगा लैंग्वेज सेटिंग। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। जैसे मैं लैंग्वेज सेटिंग टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है एडिट लैंग्वेजेस और कीबोर्ड ऑप्शन और यहाँ पे नीचे आ रहा है लैंग्वेज सेटिंग्स। तो मैं यहाँ लैंग्वेज सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ
और लैंग्वेज सेटिंग्स पे क्लिक करने पे मैं यहाँ पे लैंग्वेज के विंडो पे पहुँच जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो लैंग्वेज दिया हुआ है, विंडोज़ डिस्प्ले में इंग्लिश यूएस दिया हुआ है, ऐप्स एंड वेबसाइट्स में इंग्लिश यूएस दिया हुआ है, रीजनल फॉर्मेट में भी इंग्लिश यूएस दिया हुआ है, स्पीच में भी इंग्लिश यूएस दिया हुआ है, और इंग्लिश यहाँ कीबोर्ड जो दिया है उसमें भी लैंग्वेज यूएस दिया है। अगर आप किसी अन्य लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड ए लैंग्वेज का, तो यहाँ पे आप ऐड ए लैंग्वेज करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे हिंदी को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे हिंदी टाइप करूँगा और यहाँ पे मैं हिंदी ऑप्शंस पे आ गया। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल लैंग्वेज पैक बोल रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच बोल रहा है, हैंड राइटिंग बोल रहा है, और सेट माय विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज। तो दोस्तों इसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं विंडोज़ को इंग्लिश में ही काम करना चाहता हूँ। विंडोज़ के डिस्प्ले जो लैंग्वेज है, जो विंडोज़ में डिस्प्ले होती है, मैं उसको इंग्लिश रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया है और यहाँ पे मैं इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये लैंग्वेज यहाँ पे ऑन हो जाएगी और ये यहाँ पे इंस्टॉल आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुकी है। अब जैसे मान लीजिए मुझे कीबोर्ड पे चेंज करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी करना है, तो यहाँ पे कीबोर्ड पे आ जाऊँगा और यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज़ लैंग्वेज लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आके यहाँ पर हिंदी को भी चूज़ कर सकता हूँ। तो ये हिंदी कीबोर्ड मेरा हिंदी में चालू हो जाएगा और लैंग्वेज बार ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अब दोस्तों इसको चलाना कैसे है, तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे पहले मैं वर्ड पे आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको चलाना है। मैंने यहाँ पे वर्ड चालू किया, ये मैंने वर्ड यहाँ पे चालू कर लिया। अभी यहाँ पे टाइपिंग जो हो रही है मेरी इंग्लिश में हो रही है। अगर मैं इसको हिंदी को भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे हिंदी शो लैंग्वेज बार कर दूँगा। शो लैंग्वेज बार से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको हिंदी सेट कर दूँगा और यहाँ पे ये गूगल इनपुट टूल्स दिया हुआ है, इसकी बजाय मैं यहाँ पे हिंदी इंडिक टू हिंदी ट्रेडिशंस टाइप कर दूँगा और यहाँ पे मेरी हिंदी टाइप होने लग जाएगी। ये देखिए यहाँ हिंदी मेरी टाइप होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को विंडोज़ पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग लैंग्वेज को विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक है वो है कंट्रोल पैनल के बारे में। वैसे कंट्रोल पैनल बहुत बड़ा है विंडोज़ में, पर क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल पैनल टू ऐड एंड रिमूव और कॉन्फ़िगर न्यू और एग्जिस्टिंग डिवाइसेस, तो इसमें से आपको यहाँ पे डिवाइसेस पढ़ना है, किस तरह से हम लोग न्यू डिवाइसेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स दिया है, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे फॉन्ट्स दिया हुआ है। तो मतलब कंट्रोल पैनल में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है कि किस तरह से डिवाइस इंस्टॉल होते हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और किस तरह से फॉन्ट्स इंस्टॉल होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। और वैसे कंट्रोल पैनल के बारे में अगर आपको पूरा जानना हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक पूरा नया वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें कंट्रोल पैनल की पूरी जानकारी होगी। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से डिवाइस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जाता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से नए फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कंट्रोल पैनल के ऊपर। अब दोस्तों कंट्रोल पैनल खोलने के लिए मुझे वही स्टार्ट पे आके रन पे आके कंट्रोल पैनल को टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया कंट्रोल पैनल और जैसे ही मैंने कंट्रोल पैनल लिखा यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ गया है। मैंने क्लिक किया इसको, यहाँ कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मेरा यहाँ पे खुल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है कि डिवाइसेस के बारे में, अपन डिवाइसेस किस तरह से रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं। तो दोस्तों डिवाइसेस को ऐड और रिमूव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिवाइस एंड प्रिंटर्स के ऊपर। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिवाइसेस पूरे मिल जाते हैं और प्रिंटर्स भी पूरे मिल जाते हैं। अब मुझे कोई डिवाइस यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो सर्च कर रहा है। आपको डिवाइस को इंस्टॉल करने से पहले उसको सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे मेरा कोई भी डिवाइस ऐसा अटैच नहीं है, जितने भी डिवाइस अटैच हैं वो सभी इंस्टॉल है। तो वो सर्च करेगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्च करके आपको बता देगा और फिर यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके नए डिवाइसेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था किस तरह से हम डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको यहाँ से डिवाइस को रिमूव करना है तो जो डिवाइस आपका यहाँ पे है उसको रिमूव करने के लिए आप राइट क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं USB माउस दिया हुआ है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए रिमूव डिवाइस का ऑप्शन है। इस ऑप्शन से मैं इस डिवाइस को सिस्टम से रिमूव कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग डिवाइसेस को, प्रिंटर्स को यहाँ पर आसानी से रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है डिवाइस मैनेजर का, तो या फिर आप कंट्रोल पैनल पे आ जाइए, यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी कर दीजिएगा, हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करने पे भी आप डायरेक्ट हार्डवेयर पे पहुँच सकते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऐड ए डिवाइस, ऑटो प्ले, साउंड, पावर ऑप्शंस। यहाँ पे भी आप डिवाइसेस इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइस मैनेजर को खोल लीजिएगा। डिवाइस मैनेजर पे जब आप जाएंगे तो भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मान लीजिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा हो तो आप डायरेक्ट माई कंप्यूटर पे जाएंगे। ये मैं आ गया हूँ माई कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ पे माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे। और दोस्तों प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ पे आप साइड में आपको राइट हैंड पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आप जब डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिस्ट बता रहा है सभी डिवाइसेस की, जितने डिवाइसेस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हैं। देखिए प्रोसेसर यहाँ पे जो इंस्टॉल है वो बता रहा है। इसके अलावा जो आपकी मेमोरी है, आपके कीबोर्ड्स जितने अटैच्ड हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। अब दोस्तों इस डिवाइस मैनेजर से मैं कितने भी डिवाइसेस को ऐड या रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे कैमरा दिया हुआ है, इस कैमरा को मुझे रिमूव करना है तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे अपडेट ड्राइवर, डिसेबल डिवाइसेस, अनइंस्टॉल डिवाइसेस, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस और प्रॉपर्टीज़। अनइंस्टॉल से डिवाइस अनइंस्टॉल हो जाएगा, डिसेबल से काम करना बंद कर देगा, अपडेट ड्राइवर से अगर मान लीजिए कोई आपके पास नया ड्राइवर है तो वो अपडेट हो जाएगा। इस तरह से जितने भी डिवाइसेस इस कंप्यूटर से अटैच हैं उन सब की लिस्ट इसके सामने है, उन सब की लिस्ट आपके सामने है। आप किसी भी डिवाइसेस को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पूरे सिस्टम के डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है कि आपको सॉफ्टवेयर को ऐड और रिमूव करना। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को ऐड और रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल के अंदर जो ऑप्शन दिया रहता है वो रहता है प्रोग्राम एंड फीचर्स। आप प्रोग्राम एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हैं। अब दोस्तों आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ ऊपर आ जाता है, इससे आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स को जो इंस्टॉल है उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों इंस्टॉल कैसे किया जाता है? दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी EXE फाइल को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कोई भी आपका ऐप आता है, उसकी जो फाइल आती है वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो मोबाइल में, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ में ऐसा नहीं होता। विंडोज़ में अगर आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो आपको उसकी EXE फाइल चाहिए रहेगी। जब आपके पास EXE फाइल होगी, उसकी इंस्टॉलेशन फाइल होगी, तभी जाके आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंपल टैली इंस्टॉल करके बता देता हूँ कि टैली किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो टैली का मेरे पास यहाँ पे बैकअप पड़ा हुआ है, एक EXE फाइल उसकी पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ, उसको इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे टैली का ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली जो है, इसका मेरे पास यहाँ पे ये पूरा बैकअप पड़ा हुआ है। अब देखिए इसकी जो इंस्टॉल नाम की फ़ाइल है, ये अपनी EXE फाइल है, एप्लीकेशन फ़ाइल है। उसको मुझे डबल क्लिक यहाँ पे करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तब जाकर टैली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टैली पे डबल क्लिक किया, इंस्टॉल पे डबल क्लिक किया, सॉरी। यहाँ पे वो बोला डू यू अलाउ दिस ऐप टू मेक द चेंजेस इन द डिवाइस। आपने बोला यस। यहाँ पे टैली इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे आपको इनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर इसकी जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको एग्री करना है। फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताना है कि आप कहाँ पे टैली को इंस्टॉल करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको कंट्री एंड आपकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है कि आपको आपके फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करने के लिए, हटाने के लिए अपन वापस कंट्रोल पैनल के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। देखिए मैं आ गया हूँ कंट्रोल पैनल के ऊपर। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स नाम का एक फ़ोल्डर दिया हुआ है, ये फ़ॉन्ट्स नाम का फ़ोल्डर। और यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट्स आपको इंस्टॉल करने हैं, मैं इस पर क्लिक करके उसको ओपन कर रहा हूँ। और जो भी फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, उस फ़ॉन्ट्स को यहाँ पे आप कॉपी और पेस्ट करेंगे। और कॉपी और पेस्ट से वो ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से अगर आपको हटाना हो किसी भी फ़ॉन्ट को, तो आप यहाँ पे हटा के इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम पे फ़ॉन्ट चाहिए तो आप किसी भी फ़ॉन्ट को जो आपके पास है उसको यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। और मान लीजिए वो आपको यहाँ सिस्टम पे नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है
आपके सिस्टम पर फॉन्ट्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से हार्डवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किया जाता है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किया जाता है। और तीसरा, मैंने आपको बताया किस तरीके से फॉन्ट्स को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किया जाता है। तो इसके साथ ही कंट्रोल पैनल का ये टॉपिक मेरा यहाँ ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों मैं आता हूँ डिस्क क्लीनअप के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिस्क क्लीनअप करना क्यों कंपलसरी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप नेट पे काम करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, वर्ड पे, एक्सेल पे या किसी भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे आप जब काम करते हैं तो बहुत सारी लॉक फाइल्स बन जाती हैं, टेम्परेरी फाइल्स बन जाती हैं जो उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हैं। और ये धीरे धीरे क्या होती हैं, आपके सिस्टम पर जगह घेरने लगती हैं, स्टोर होने लगती हैं। अब इससे होता क्या है दोस्तों, जब ये बहुत समय निकल जाता है सिस्टम पे काम करते करते, तो ये फाइल्स जो हैं जो जगह घेरती हैं और सिस्टम को स्लो भी करती हैं। तो क्या होता है, डिस्क क्लीनअप करना कंपलसरी है। तो डिस्क क्लीनअप क्या होता है, एक मेंटेनेंस यूटिलिटी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमको दी है। ये करता क्या है, पूरे सिस्टम को स्कैन करता है और ऐसी फाइल्स को ढूंढता है जो कि सिस्टम को रिक्वायर्ड नहीं है, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये फाइल्स हो सकती हैं टेम्परेरी फाइल्स, कैश्ड वेब पेजेस, रिजेक्टेड आइटम्स या जो भी रिसाइकल बिन में आपने ट्रांसफ़र किया है वो, ये सभी फाइल्स को ढूंढ लेता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, उसकी एक लिस्ट को डिस्प्ले कर देता है। और फिर ये आपसे पूछता है क्या इन फाइल्स को आपको डिलीट करना है। जब आप इसको यस कहते हो तब जाके ये पूरी फाइल्स आपके सामने डिलीट की जाती हैं। तो दोस्तों इसमें यह फैसिलिटी भी है कि मान लीजिए गलती से आपने कोई फाइल डिलीट कर दी तो उसको बाद में रिकवर भी किया जा सकता है। अब दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले तो ये कि आपका जो टाइम खर्च हो रहा था टेम्परेरी फाइल को सर्च करने में और उनको मैनुअली डिलीट करने में, वो आपका बचता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी पता लगा सकते हो या ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी फाइल आपको डिलीट करनी है, कौन सी रखनी है। और जब आपका डिस्क क्लीनअप परफॉर्म होता रहता है तो इससे क्या होता है, पीसी स्मूथ बना रहता है और पीसी की स्पीड भी बनी रहती है। अब दोस्तों ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट की डिस्क क्लीनअप क्या होता है। अब दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क क्लीनअप कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है रन के ऊपर और वहाँ पर लिखना है डिस्क क्लीनअप। ये डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आपके सामने आ गया। इसको आप आके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिएगा। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो आपका डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन से ड्राइव को आपको क्लीन करना है, सी को, डी को, ई को। तो मैं भी सी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तब वो कैलकुलेट कर रहा है कि यहाँ पे कौन सी टेम्परेरी फाइल्स हैं, कौन सी फाइल्स अनयूजेबल हैं जो यूज़ नहीं की गई हैं, कौन सी रिसाइकल बिन में पड़ी हुई फाइल्स हैं, वो सभी उन सभी फाइल्स को वो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट करने पे आपके सामने यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे विंडोज़ अपडेट क्लीनअप का है 5.78 GB। मैंने भी बहुत टाइम से डिस्क को क्लीनअप नहीं किया हुआ है, तो ये सामने पूरी फाइल्स आ गई। इसके अंदर फीडबैक है, डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल्स है, बहुत सारी फाइल्स है। अब जिन फाइल्स को मुझे रखना है इसमें रिसाइकल बिन भी इंक्लूड है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स भी इंक्लूडेड है। तो मुझे यहाँ पर जो भी फाइल्स रखनी होंगी वो मैं रखूँगा, नहीं तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। तो जो भी फाइल्स मुझे डिलीट करनी है मैं उन पर टिक करके ओके कर देता हूँ। तो ये सारी फाइल्स जो हैं यहाँ से पूरी डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से डिस्क क्लीनअप ऑप्शन को परफॉर्म किया जाता है और ये हर ड्राइव के लिए अलग अलग होता है। मान लीजिए अगर आपको अब डी को, ये तो सी कॉलन के लिए हो गया, अगर आपको डी को क्लीनअप करना है तो आप वापस आओगे, यहाँ पर डिस्क क्लीनअप को टाइप करोगे। इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ से भूल जाते हो टाइप करना, तो आप विंडोज़ एसेसरीज़ पे जाके भी इसको सर्च करके कर सकते हो। मैं चलता हूँ विंडोज़ एसेसरीज़ के ऊपर, वहाँ से आपको बता देता हूँ कि किस तरह से डिस्क क्लीनअप चालू होता है। देखिए विंडोज़ एसेसरीज़ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आऊँगा मैं, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन, ये रहा। तो डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया, इस पर आप क्लिक कीजिए और ये आपका डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। फिर जो ड्राइव में सेलेक्ट करूँगा उसका क्लीनअप यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिस्क क्लीनअप को परफॉर्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब दोस्तों मैं आता हूँ डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर फाइल सेव कैसे करता है, उसके बाद हम लोग डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन को समझेंगे। जैसे आप कोई फाइल बनाते हैं या कॉपी करते हैं, उसका साइज़ जो है वो 5 MB है। तो कंप्यूटर कभी भी 5 MB को एक साथ एक जगह स्टोर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जो भी उसको खाली स्पेस मिलेगी सर्च करने में, वहाँ पे जैसा स्पेस रहेगा वैसे वो स्टोर कर देगा। जैसे मान लीजिए उसको पहली बार सर्च किया तो उसको 1 MB की जगह खाली मिली, तो उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया।
1 MB उसने पहली जो खाली स्पेस मिली उस पर स्टोर कर दिया। अगला उस स्पेस उसको मिला 3 MB का, तो उसने 4 MB की जो आपकी फ़ाइल बची हुई है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और 3 MB को वहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर अगला जो मिला उसको मिला 5 MB का, तो आपके पास तो 1 MB बची, तो उस 1 MB को वहाँ पे 5 MB की जगह स्टोर कर दिया। अब दोस्तों ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, आप निरंतर फाइल्स को सेव करते रहते हैं और आप लगातार उस पर काम करते रहते हैं। अब होता क्या है कि जब आप बहुत समय हो जाता है सिस्टम को यूज़ करते करते, टाइम निकल जाता है, तो उससे होता क्या है सिस्टम स्लो होने लगता है और सिस्टम को फाइल को सर्च करने में, उसको ढूंढने में, उसको ओपन करने में परेशानी आने लगती है। दोस्तों इसका जो हल है वो है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन एक ऐसी यूटिलिटी है विंडोज़ के अंदर जो फाइल्स को अरेंज करती है। मतलब जो भी फाइल्स रहेंगी अगर वो फ्रैगमेंट्स में है, टुकड़ों में है, तो उनको वो जमा के एक जगह कर देगा। इससे क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, है ना, आपकी हार्ड डिस्क की लाइफ बढ़ जाएगी, आपका जो स्पेस रहेगा, जो फालतू स्पेस आपका पड़ा हुआ है वो आपका फ्री हो जाएगा। इससे आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपको वक्त वक्त पे सिस्टम्स को डीफ्रैग करना ही चाहिए। अब दोस्तों डीफ्रैगमेंटेशन कैसे होता है, तो दोस्तों डीफ्रैगमेंटेशन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और बताता हूँ डीफ्रैगमेंटेशन कैसे होता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ये फाइल ए है, इसको यहाँ पे उसने एक पार्ट यहाँ पे सेव कर दिया, दूसरा पार्ट उसने यहाँ पे सेव कर दिया, तीसरा पार्ट उसने यहाँ पे सेव कर दिया, चौथा पार्ट यहाँ सेव कर दिया, जहाँ स्पेस मिली वहाँ उसने सेव कर दिया। अब इससे होगा क्या, जब भी फाइल एक खुलेगी तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगी क्योंकि उसको अगला पार्ट उसको ढूंढना पड़ेगा। तो इसी तरह से डेटा हमारा स्टोर किया जाता है। डीफ्रैगमेंटेशन क्या करता है, इन फाइल के जितने पार्टीशंस हैं इन सबको एक जगह रख देता है ताकि आपकी फ़ाइल एक बार में ही ओपन हो जाए और वो सिस्टम और उसको ढूंढने में समय ना लगे। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, वहाँ पर बताता हूँ कि किस तरीके से डीफ्रैगमेंटेशन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रन पे आऊँगा और डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन टाइप करूँगा। देखिए जैसे मैंने डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन टाइप किया, यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव्स आ गया। इसको यहाँ पे आना है और आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, उसने यहाँ पे जितनी भी ड्राइव्स हैं वो मुझे बता दी कि यहाँ पे देखिए ये C: है, D: है, E: है, ये सारी मेरी ड्राइव्स हैं। ठीक है, अब इसका करंट स्टेटस बता रहा है कि वो ओके है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ आपने कर दिया, ये ऑप्टिमाइज़ हो रहा है और ऑप्टिमाइजेशन के बाद डी चालू हो जाएगा। दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पे जो मेरी C ड्राइव है वो तो मैंने थोड़े दिन पहले ही डीफ्रैगमेंट की थी, तो यहाँ तो वो 0 डेज़ बता रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डी पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैं एनालाइज का खुल जाता है। तो ये मैं D: को एनालाइज करता हूँ तो डिस्क को एनालाइज कर रहा है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि आपने डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन को यहाँ से खोल लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडोज़ एसेसरीज से भी डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन को खोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है विंडोज़ एसेसरीज़ के अंदर। ये मैं आ गया हूँ विंडोज़ एसेसरीज़ के अंदर, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने और आपको यहाँ पे विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आपको यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इस पर क्लिक करने पे सेम वही विंडो खुल गई। दोस्तों इस तरीके से आप अपने डिस्क को ऑप्टिमाइज और डीफ्रैगमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा होता क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं मार्केट में जिससे आप डिस्क को डीफ्रैगमेंट कर सकते हैं। तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है विंडोज़ वाली, लेकिन जो बाहर के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वो उसको फास्ट तरीके से डीफ्रैगमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ से ऑप्शंस मिल जाएंगे और उनका यूज़ करके भी आप डिस्क को आसानी से डीफ्रैगमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ विंडोज़ अपडेट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि विंडोज़ अपडेट होता क्या है। दोस्तों होता ये है कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, तो क्या होता है कि यूज़र उसको ख़रीदता है और उसको यूज़ करता है। जब भी यूज़र को प्रॉब्लम आती है तो वो उसको रजिस्टर्ड करता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है या मेल करता है। इसी तरह से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स जहाँ पे होते हैं
जो कंपनीज़ उसको यूज़ कर रही है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स का अलर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट को जारी करती है, और बहुत सारे यूज़र्स अपनी अपनी रिपोर्ट वहाँ पे भेजते हैं विंडोज़ के पास या माइक्रोसॉफ्ट के पास। माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, इन सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स को, इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करती है और उसका अपडेट लॉन्च करती है। तो दोस्तों अपडेट से होता ये है कि जो भी यूज़र को प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाती है। हो सकता है आप तो नॉर्मल यूज़र हैं, आपको इतना समझ में नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि जो प्रॉब्लम दूसरों को आ रही हो वो आपको भी अफेक्ट कहीं ना कहीं कर रही हो। इसलिए आपको हमेशा विंडोज़ का अपडेट लेते रहना चाहिए। अपडेट करता है क्या है, आपको कंप्यूटर मालवेयर से बचाता है और सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे भी आपको बचाता है। आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को वो इंक्रीज़ करता है। और इससे होता ये है कि कई बार आपको न्यू फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि जब आपका विंडोज़ अपडेट रहता है तो जो आप ऑनलाइन वर्क करते हैं या जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो वो आपको सेफ़ रखता है। इसके अलावा जो भी कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज़ आते हैं, जैसे कोई अपन ने हार्डवेयर लगाया, वो हार्डवेयर मान लो सपोर्ट नहीं कर रहा है या कुछ कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं उसके साथ, तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। आपके कंप्यूटर बहुत आसानी से और स्मूथली चलता है, और इससे जब भी आप विंडोज़ को अपडेट करेंगे तो आपके लैपटॉप की या डेस्कटॉप की हमेशा लाइफ बढ़ती है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विंडोज़ आपका लाइसेंस वर्जन हो और आपका हमेशा विंडोज़ जो है वो अपडेटेड भी हो। मतलब जब भी वक्त पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अपग्रेड मांगता है तब आपको अपग्रेड करना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ इस सेक्शन के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट द वायरस। आप अपने सिस्टम को, आप अपने कंप्यूटर को वायरस से किस तरह से बचाएंगे। तो दोस्तों वायरस से बचाने के लिए पहले जानना कंपलसरी कि वायरस करता क्या है। तो दोस्तों वायरस क्या करता है, आपके सिस्टम पे जो भी आपका डेटा है उसको करप्ट करता है। ठीक है, आपके सिस्टम पे जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको करप्ट करता है, आपके सिस्टम को स्लो बनाता है और ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स हैं आपके सामने जिससे आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। जैसे पहली स्टेप है एंटीवायरस को इंस्टॉल करना। तो दोस्तों जो भी मार्केट में अच्छा एंटीवायरस है आप अपने सिस्टम पे उसको इंस्टॉल कीजिए, जिससे वो आपके सिस्टम को आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाएगा। दोस्तों सेकंड है सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने का मतलब है आपने जो विंडोज़ है वो आपको आपके सिस्टम पे लाइसेंस वर्जन होना चाहिए और उसका हमेशा अपडेट आपको लेना चाहिए। अपडेट से होता ये है कि आपका सिस्टम जो है ऐसे विंडोज़ खुद ही इतना कैपेबल होता है कि वो अपने आप को वायरस से और मालवेयर से बचा सके। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रहेगा, तो आप बहुत हद तक अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों तीसरा है बैकअप योर कंप्यूटर। अब दोस्तों इसमें होता ये है कि जो भी आपकी फाइल्स हैं आप उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनका बैकअप लेके रखें, उनकी कॉपी करके रखें। इससे होगा ये कि मान लीजिए कहीं से भी आपका वायरस अटैक करता है आपके सिस्टम पे, तो आपके पास जब डेटा रहेगा तो आप उसको सेव कर पाओगे, वापस उसको रिस्टोर कर पाओगे। दोस्तों अगला है कि आप अपने जो पासवर्ड्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। मतलब जो भी विंडोज़ के पासवर्ड्स हैं या जो भी ब्राउज़र के पासवर्ड्स हैं या जो भी पासवर्ड है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। आसान पासवर्ड का आपको चुनाव नहीं करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का चुनाव करना है। दोस्तों अगला है सस्पिशियस लिंक्स को देखना। तो दोस्तों कोई भी लिंक अगर आपको अनऑथराइज्ड वेबसाइट से आ रही है, अनऑथराइज्ड सोर्स से आ रही है, उसको आप सोच समझ के क्लिक करें, क्योंकि इन लिंक्स में भी वायरस होते हैं। और जो भी आप डाउनलोड्स करते हैं, जहाँ से भी डाउनलोड करते हैं, तो पहली बात तो कि जब भी आप डाउनलोड करेंगे आप ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करें और उन डाउनलोड्स को हमेशा देखें, उन डाउनलोड्स को हमेशा पहले स्कैन करें फिर ही इंस्टॉल करें। दोस्तों अगला है इंस्टॉल एंड एड ब्लॉकर। तो दोस्तों एक्चुअली होता ही है कि ये भी एक तरह का वायरस और मालवेयर ही होता है। इसमें आपके सब सिस्टम पे जब आप नेट चालू करते हो, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे, तो इतने ऐड्स आते हैं कि आपका काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको हमेशा एक ऐड ब्लॉकर, जो भी अच्छा ऐड ब्लॉकर आपके हो, उसको आपको आपके सिस्टम पर इंस्टॉल करके रखना चाहिए, जिससे कि ऐड ब्लॉक रहे, आप अपना काम आसानी से कर सकें। और दोस्तों समय समय पे आपको वायरस स्कैन करना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपने एंटीवायरस इंस्टॉल भी कर लिया है, तो भी आप हर 7 दिन में या 15 दिन में या किसी भी एक साइकिल पे अपने पूरे सिस्टम को उस एंटीवायरस से स्कैन करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेटवर्क से, आपकी पेन ड्राइव से, आपके डाउनलोड्स में कुछ ऐसी सस्पिशियस फाइल्स आ जाती हैं जिनको वायरस जो है कई बार छोड़ देता है।
तो आपको आपके सिस्टम को हमेशा स्कैन करके रखना चाहिए और हमेशा वायरस को भी अपडेट रखना चाहिए। तो दोस्तों ये मैं 8 स्टेप्स थे जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरह से वायरस से बचाएंगे। तो दोस्तों ये आपका सेक्शन नंबर 2 जो था वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।